हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज मैं बात करने जा रहा हूं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, एडवांस्ड है। तो आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की इंट्रोडक्शन और उसके पहले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो मैं यहां पर आपको जो डिस्कशन में कह सकते हैं या पढ़ाने जा रहा हूं टॉपिक, वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स की फिजिक्स क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो यहां पर आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको पूरे टॉपिक्स मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के खोलकर बताऊंगा, जो आपको किस में हेल्प करेंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में हेल्प करेंगे, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के बाद भी होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, एमएससी के बाद होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं या जो एमएससी स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सिलेबस है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो एकदम स्टैंडर्ड सिलेबस है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारा होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स का, अमोर्फस क्रिस्टलाइन की फॉर्म में, पैकिंग फ्रैक्शन है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है या ब्रैग्स लॉ है। सेकंड में बैंड थियरी है, जिसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की पहले बात करेंगे और बाद में बात करेंगे किसकी, बैंड थियरी की। एलिमेंट्री लैटिस डायनामिक्स है, लैटिस वाइब्रेशंस की हम बात करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज की और बात करेंगे क्रिस्टल्स की। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कह सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ठीक है, जिसमें डाया, पैरा, फेरो मैग्नेटिक सॉलिड्स हैं, आपने सुना ही होगा इनके बारे में। हमारे पास डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हम पढ़ेंगे, एंड सुपर कंडक्टिविटी। तो ओवरऑल जो अंडर ग्रेजुएट, जो एनईपी के अंडर में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो सिलेबस है, उसमें ये सब टॉपिक्स हैं। तो हर यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए ये एकदम स्टैंडर्ड सिलेबस है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो जेम का एग्जाम हो, चाहे वो जेस्ट का एग्जाम हो, चाहे वो टीएफआर का एग्जाम हो, या नेट का एग्जाम हो, या गेट का एग्जाम हो, उन सब के लिए ये सिलेबस स्टैंडर्ड सिलेबस है। तो इस पर बेस्ड इसकी थियरी के जो टॉपिक्स हैं वो सब, और जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो मैं यहां सब डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी for solid state physics. Okay, here we go. So reference books, तो रेफरेंस बुक्स यानी कि कौन सी बुक्स आप कंसीडर कर सकते हैं इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहला हमारा माइंड में जो बुक आता है स्टैंडर्ड बुक, वो है चार्ल्स किटल। तो चार्ल्स किटल को आप एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट की तरह लेकर काम करेंगे। ओके, एसरॉट मर्मिन पे आप जा सकते हैं, you can take Ibak and Luth, अली ओमर। ओके, तो ये जितनी भी चार अभी तक बुक्स मैंने बताई, ये सब क्या हैं, दीज आर फॉरेन ऑथर्स। अगर हम इंडियन ऑथर की बात करते हैं तो यू कैन गो फॉर एम.ए. वहाब और आर.के. पुरी एंड वी.के. बब्बर। तो मेरी जो अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप फॉरेन ऑथर में चार्ल्स किटल को लेकर चलें और इंडियन ऑथर में पुरी एंड बब्बर को लेकर काम करेंगे, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए। एंड जितनी भी सारी बुक्स हैं उन सबका जो निचोड़ है वो मैं यहां आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो आपको सिर्फ क्या कंसंट्रेट करना है, लेक्चर्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो सारी चीजें मैं एक एक चीजें ओपन करके, ठीक है, हम बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से यहां पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स को देखेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम रेफरेंस बुक्स के बाद। तो इन सब का बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेफरेंस बुक्स का, या जो भी टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं
ठीक है, तो हम आज की जो क्लास है हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या कवर करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिस्टल लेंगे कि भाई क्रिस्टल को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं लैटिस बेसिस की फॉर्म में। फिर हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स एंड ब्रेवे लैटिसेस पढ़ेंगे 2 डायमेंशंस में, एंड देन क्रिस्टल सिस्टम्स एंड ब्रेवे लैटिसेस इन 3D पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक एंड मास डेंसिटी, एंड देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। ओके, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से? मैटर से। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मैटर, सो मैटर हैज 4 स्टेट्स। ठीक है, अब जैसे पहले क्या होती, 3 स्टेट्स होती थी, फिर प्लाज्मा आ गया, अब बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स भी होती हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली 4 स्टेट्स जो है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो आपको बहुत सारी जगह और भी इंटरमीडिएट स्टेट्स मिल सकती हैं, बट बेसिकली मैं 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो हम बेसिकली किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बेसिकली सॉलिड्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो हमें लिक्विड, गैस और प्लाज्मा से कोई खास कंसर्न यहां पर नहीं है। ठीक है, तो मैटर की 4 स्टेट्स में हम कौन सी स्टेट पर हैं? सॉलिड स्टेट पर हैं। सॉलिड्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन का दूसरा नाम अमोर्फस भी है, अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो अब जरा देखेंगे भाई हम ये किस तरह डिफाइन होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट, इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, तो जैसा कि अगर हम बात करें कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या फर्क है, तो इनमें जो मेनली जो फर्क आता है वो किसकी वजह से आता है? वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस की स्ट्रॉन्गनेस की वजह से आता है। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड्स में बात करेंगे तो जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, और वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम ये मानते हैं कि सॉलिड्स में क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। ओके, तो एटम्स हम मानते हैं क्या, सॉलिड्स में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एक दूसरे को टच करते हैं। तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे को फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं। एक और बात यहां पर समझने की है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, मैं एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, या न्यूक्लियर फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में 3 डायमेंशन अगर क्रिस्टल हमारे पास है तो उसमें हम एटम को एक स्फीयर मानकर चलते हैं 3D में। ओके, 2D में डिस्क मानते हैं और 1D में लाइन मानते हैं। यानी कि आप एटम को क्या मानेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में? एक इनकंप्रेसिबल हार्ड स्फीयर, यानी कि उसको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो एटम्स को क्या मानेंगे आप? एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में है, यानी कि उनके जो बीच की डिस्टेंस होगी, अगर इसकी रेडियस r है, एटॉमिक रेडियस r है, और इसकी भी रेडियस r है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी जा सकती है उनके बीच में? दैट इज 2r। तो वो एटम्स जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में इक्विलिब्रियम में बैठे होंगे। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो 2r के बराबर है, जहां पर r क्या है? r इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं किसका? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। तो क्या होता है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस सॉलिड्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे वो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो वहां पर इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? वीकर होते हैं, किसके मुकाबले? ठीक है, सॉलिड्स के मुकाबले। बट गैसेस में क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर सो वीक, आर वेरी वीक। लाइक जैसे हम कहते हैं क्या, वंडरवाल फोर्सेस हैं। वंडरवाल फोर्सेस आर वीक फोर्सेस। अगर हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो वहां पर कोई फोर्सेस होते ही नहीं है। नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, तो इसका मतलब क्या है? सॉलिड बनने के लिए एटम्स को फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ेगा, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये सॉलिड्स का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया। अब सॉलिड्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं दो पार्ट में, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो एटम्स हैं वो क्या है, पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं, एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बात, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन का डेफिनेशन क्या आया भाई निकल के यहां से, क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो सॉलिड होता है जिसमें क्या होता है, एटम्स आर arranged in a periodic manner. Atoms are arranged in a periodic manner. तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, अमोर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स क्या होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं, उनमें कोई रेगुलर फैशन में अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या आया भाई अमोर्फस का, अमोर्फस का डेफिनेशन आया, इफ एटम्स आर ठीक है, एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर, नॉट अ पीरियोडिक मैनर। इफ अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर तो हम उसको क्या कॉल करते हैं, वी कॉल इट अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं भाई एग्जांपल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हो सकता है जैसे डायमंड है, या जितनी भी हमारी मेटल्स हैं, लेट्स से कॉपर है, गोल्ड है, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल है। नॉन क्रिस्टलाइन में कौन आएगा भाई, जैसे मैन मेड ग्लास, रबर एक्सेट्रा। तो जो मैन मेड यानी कि जो सॉलिड्स क्या होते हैं, जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडे होते हैं, वो क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक। नाउ अब जो सॉलिड्स हम पढ़ने जा रहे हैं इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, वो किससे कंसर्न होंगे, हम जो पढ़ेंगे, हमने मैटर से कौन सी स्टेट पे आए, हम मैटर से चले, मैटर से आए सॉलिड स्टेट पे, और सॉलिड स्टेट से कौन सी स्टेट पर आएंगे, क्रिस्टलाइन स्टेट या नॉन क्रिस्टलाइन। We are concerned with crystalline solids, यानी कि हमारा जो पूरा सिलेबस है वो किस पर बेस्ड है, क्रिस्टलाइन पर बेस्ड है। ओके, तो क्रिस्टलाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक और बार, किसमें, सिंगल क्रिस्टल में एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में। ओके, तो सिंगल क्रिस्टल क्या होता है भाई और पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है, ये मैं अगली स्लाइड पे देख रहे हैं। सिंगल क्रिस्टल, अब सिंगल क्रिस्टल में आप देख सकते हैं ये एक सिंगल क्रिस्टल के एटम्स का अरेंजमेंट है। इसमें क्या है, जो एटम्स हैं वो पूरे क्रिस्टल में एक सर्टेन मैनर में, एक सर्टेन फैशन में अरेंज्ड हैं, और बीच में कहीं भी क्रिस्टलिनिटी ब्रेक नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल क्रिस्टल। इफ क्रिस्टलिनिटी इज नॉट ब्रोकन विद इन द क्रिस्टल, ओके, देन वी कॉल इट सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल का बेस्ट एग्जांपल कौन है, डायमंड। डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। तो जैसे आपने डायमंड के बारे में सुना होगा, हम कहते हैं सिंगल पीस ऑफ डायमंड, इसका मतलब क्या है, इसमें जो कार्बन एटम्स है, डायमंड क्या है, डायमंड किसका फॉर्म है, कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट है। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन एटम्स होते हैं वो पूरे के पूरे क्रिस्टल में, डायमंड क्रिस्टल में एक पीरियोडिक फैशन में अरेंज्ड होते हैं, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होती क्रिस्टलिनिटी। तो आपको पता है डायमंड कितना प्रीशियस है ना। ओके, अब आते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन पर। जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है वो एक्चुअली एक एग्रीगेट है, या कह सकते हैं एवरेज है, या कॉम्बिनेशन है किसका, लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स का। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज बेसिकली combination of large number of single crystals, लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है। कैसे भाई, आप देख सकते हैं यहां पर ये एटम्स पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं, ये पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं, बट यहां पर क्या हुआ, बीच में पीरियोडिसिटी ब्रेक हो गई। फिर क्या हुआ, पीरियोडिसिटी फिर से चली और क्या हुआ, यहां पर ब्रेक हो गई, यहां ब्रेक हो गई पीरियोडिसिटी। तो ये क्या हो रहा है बीच बीच में,
पहले क्रिस्टलाइन है, बीच में अमोर्फिसिटी आती है, एंड देन वी गेट अगेन क्रिस्टलाइनिटी। तो क्या है, ये जो इतना पोर्शन है वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ सिंगल क्रिस्टल। ये अपने आप में कैसे बिहेव करेगा, एज अ सिंगल क्रिस्टल। ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ सिंगल क्रिस्टल। तो क्या हो रहा है यहां पे, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स। तो जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट मेटल्स होती हैं वो सब पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती हैं। जैसे कौन भाई, इसके एग्जांपल में कौन आएगा, इसके एग्जांपल में आएगा, जैसे उसका एग्जांपल क्या था, डायमंड था, या क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं आप, सिंगल क्रिस्टल। ठीक है, इसके एग्जांपल में कौन आएगा, लिथियम, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, इसके एग्जांपल्स पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है भाई सिंगल क्रिस्टल की, सिंगल क्रिस्टल में एक ही टाइप का अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल मेंटेन रहता है, बट पॉलीक्रिस्टल में क्या होता है, थोड़ी दूर तक क्रिस्टलिनिटी मेंटेन होती है, फिर अमोर्फिसिटी आती है, बीच बीच में ब्रेक होती है, एंड देन क्रिस्टलिनिटी, अगेन क्रिस्टलिनिटी आती है। ठीक है, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स, इसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो कहां आ गए भाई हम, मैटर से चले, मैटर से सॉलिड, सॉलिड फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़नी है, और कौन से सॉलिड्स की फिजिक्स पढ़नी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फिजिक्स पढ़नी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। क्लियर हो गया, सबके एग्जांपल्स मैंने आपको बता। ठीक है, अब हमें यह प्रूव करना है कि मान लिया कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, हम किससे बात कर रहे हैं, अभी मैंने सारा कहानी जो बताई वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के ऊपर है। क्रिस्टल है तो क्या है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है, अगर अमोर्फस है तो पीरियोडिक नहीं है। सिंगल क्रिस्टल में भी क्या है, पूरे क्रिस्टल में एक ही टाइप का अरेंजमेंट है, और पॉलीक्रिस्टल में क्या है, बीच बीच में टूट रहा है, फिर से क्या हो रहा है, मतलब क्या बन रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन। तो क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किसी क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, यह हमें देखना है। कैन फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आंसर इज यस। देखिए आप, डायमंड जो है वो भी किसके कौन से एटम्स का बना है, डायमंड में कौन से एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं, और ग्रेफाइट में भी कौन से एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं। ग्रेफाइट में भी कार्बन एटम्स हैं और डायमंड में भी कार्बन एटम्स हैं, बट उनके अरेंजमेंट अलग हैं। भाई इसमें देखो, अगर आप देखें, ये इसका यूनिट सेल है, यूनिट सेल क्या होती है वो मैं बात में बताऊंगा अभी। अगर आप देखें, हर एक कार्बन एटम्स कितने से कोऑर्डिनेटेड है, 4 एटम्स से कनेक्टेड है नियर बाय से, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है डायमंड में, 4। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें क्या है, हर एक कार्बन एटम 3 से कनेक्टेड है नियर बाय, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें, 3। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो क्या है, डायमंड जो है एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, डायमंड इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, जबकि इस तरफ जो ग्रेफाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ओके, तो इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, अलग अलग हो गई। एटम्स दोनों के पास सेम, बट अरेंजमेंट डिफरेंट होने से क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गई। अगर आप थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो क्या है, ये थर्मल कंडक्टर है, अच्छा थर्मल कंडक्टर है, और ये क्या है, एक थर्मल इंसुलेटर है। तो इसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, ये बात क्लियर हो गई। एटम सेम होने पर उनका अरेंजमेंट डिफरेंट करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको अलग मिलेगी। ठीक है, तो हम इसलिए क्या है, क्रिस्टलोग्राफी में, क्रिस्टलोग्राफी क्या है, क्रिस्टलोग्राफी है कि हाउ एटम्स आर अरेंज्ड इन अ क्रिस्टल एंड उनकी प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड होंगी, इसको हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स ऑफ क्रिस्टल्स मतलब क्रिस्टलोग्राफी। ठीक, चलिए अब हमें क्रिस्टल को समझना है, तो हमारे पास सबसे पहले टास्क इन हैंड क्या है, हमें समझना है किसी क्रिस्टल को। ठीक है, तो क्रिस्टल को समझने के लिए हमें एक थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर, जो सबसे पहले नोमेनक्लेचर मैं ले रहा हूं वो है लैटिस। तो सबसे पहला नोमेनक्लेचर जो है वो है लैटिस। लैटिस क्या है, ठीक है,
लैटिस है, इट इज अ पीरियोडिक, पीरियोडिक होना चाहिए भाई इसको, अरेंजमेंट ऑफ, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट्स, imaginary points in the space, imaginary points in the space. तो लैटिस है पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्पेस, या आप कह सकते हैं क्या, सेट ऑफ पीरियोडिक पॉइंट्स। ओके, ये हो गया। तो यहां पर आप देखिए ये लैटिस है, ये जो ब्लू कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स है। तो हर एक पॉइंट को हम क्या कहेंगे, we call it lattice point, lattice point. okay, now दूसरा जो हम पॉइंट लेंगे इसमें वो है बेसिस, बेसिस। अब बेसिस क्या है, जो लैटिस है वो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहां पर हमने जो लिया है इसको हम कह रहे हैं बेसिस, बेसिस। बेसिस का दूसरा नाम मोटिफ भी है। अब ये बेसिस क्या होता है भाई, बेसिस होता है इट इज एन एटम, या तो ये एक एटम है या क्या है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स है। बेसिस क्या है, एक सिंगल एटम है या एटम्स का ग्रुप है, ठीक है। नाउ बाय अटैचिंग द बेसिस टू ईच लैटिस पॉइंट वी जनरेट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेसिकली, लैटिस को, लैटिस हर एक लैटिस पॉइंट पर क्या पुट करेंगे, बेसिस, तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो वी जनरेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये सेट ऑफ पीरियोडिक पॉइंट्स है। अब हम इन पीरियोडिक पॉइंट्स पर हर एक पॉइंट पर क्या अटैच कर रहे हैं, बेसिस अटैच कर रहे हैं। और ये बेसिस कैसी है, बेसिस है, इट इज टू एटम्स बेसिस। मतलब बेसिस में एक एटम है या दो एटम है, टू एटम्स बेसिस है। यानी कि हमें जहां जहां लैटिस पॉइंट है वहां वहां कितने एटम्स रखने हैं, वहां वहां हमें दो एटम्स रखने हैं। तो अब आप देखिए, अब हम कैसे रखेंगे भाई, दो एटम्स को कैसे रखेंगे, ठीक है, कि भाई जो लैटिस पॉइंट है वो उन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, या कहां पर आएगा। मान लिया ऐसा हो सकता है, बेसिस जो है मैंने कहा ना, बेसिस में एक एटम भी हो सकता है और 1000 एटम्स भी हो सकते हैं भाई बेसिस में, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अगर मान लिया दो है तब तो आप कह सकते हो बीच में रख दो, बट अगर हंड्रेड्स ऑफ एटम्स हुए तो कहां रखोगे भाई उसको, ठीक है, तो कहां रखोगे उसको, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप मान लिया लेट्स से देयर आर टू एटम्स, यहां दो एटम है जैसे, ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक पर हम लैटिस पॉइंट मान लेंगे। मैंने क्या कहा, लेट्स से ये येलो वाला जो एटम था इसके ऊपर मैं मान लेता हूं, ठीक है, यानी कि इस वाले एटम को मैं कहां पुट करूंगा, लैटिस पॉइंट के ऊपर यहां। तो क्या होगा, अगर आपने लैटिस पॉइंट जहां था उसकी जगह येलो एटम दे दिया, तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ हरा एटम है, ग्रीन एटम है, वो भी क्या होगा, उसके साइड में ही आएगा यहां। तो इससे क्या होगा, जो लैटिस पॉइंट थे वो इस तरह पीरियोडिक थे, तो क्या होगा, इससे जो हमारी बेसिस होगी वो भी पीरियोडिकली हर एक लैटिस पॉइंट के साथ अटैच होके ऐसे आ जाएगी। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें येलो एटम भी पीरियोडिक होगा और ग्रीन एटम भी पीरियोडिक होगा। क्योंकि क्या है, हमने लैटिस पॉइंट, हर एक लैटिस पॉइंट का जो सेंटर है वो कहां मान लिया, अभी हर एक लैटिस पॉइंट का जो सेंटर था उस पे कौन सा एटम रख दिया, यहां येलो वाला, ठीक है। तो जब येलो एटम रखा आपने तो क्या होगा, उसके साथ में जो अटैच हुआ ग्रीन एटम भी है वो भी पीरियोडिकली ऐसे अरेंज हो जाएगा, साथ 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 साथ। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आप क्या करें, जो बेसिस में जितने भी एटम्स हैं उनमें से किसी एक एटम को रेफरेंस मानकर लैटिस पॉइंट पर रखते चले जाइए, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, चाहे पहले को या दूसरे को या तीसरे को, किसी को भी। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए जो येलो एटम था, जो पहला एटम था, उसको लैटिस पॉइंट पर रखा हुआ मान लिया, तो उसके साथ जितने भी जुड़े हुए एटम्स थे वो सब उसके साथ पीरियोडिक होते चले जाएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
ठीक है, तो ये क्या बन गया? अभी पहले था ये पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्पेस, हम इसको कह रहे थे लैटिस, तो इट वाज नॉट फिजिकल, ये फिजिकल नहीं था, ये सिर्फ मैथमेटिकल कंसेप्ट था। बट अब जब आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, यू हैव अटैच्ड एटम, एटम इज अ फिजिकल एंटिटी, तो क्या होगा, ये क्या बन गया भाई? अब ये बन गया पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट क्रिस्टल, है ना। तो एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला बना हमारा, लैटिस प्लस बेसिस इक्वल टू क्रिस्टल, ठीक है। तो ये डायटोमिक बेसिस से बना हुआ एक क्रिस्टल है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप देखिए ये क्या है, ये अगेन एक लैटिस है, सेम टाइप का जो पहले हमने देखा था पिछली पिक्चर में। अब ये बेसिस है, बेसिस में अब जो है 2 की जगह 3 एटम आ गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? वी कॉल इट ट्राइएटॉमिक बेसिस, वी कॉल इट ट्राइएटॉमिक बेसिस। अब इस ट्राइएटॉमिक बेसिस को हमने क्या किया, फिर से आप क्या करें, चाहे येलो चाहे ग्रीन चाहे पर्पल कलर के एटम को लैटिस पॉइंट पर मान लें, तो क्या होगा, सारे के सारे एटम उसी पीरियोडिक फैशन में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये लैटिस था, उस पर ट्राइएटॉमिक बेसिस रखी, तो क्या बन गया? ये बन गया क्रिस्टल, ओके। तो बेसिस में कितने भी एटम्स हो सकते हैं, अगर एक ही एटम है, ठीक है, तो मोनोएटॉमिक, 2 है तो डायटोमिक, और 3 है तो ट्राइएटॉमिक बेसिस का क्रिस्टल जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने 3 टर्म बताई सिर्फ, क्या क्या? लैटिस, बेसिस एंड क्रिस्टल। ना अब जो 4th टर्म है हमारी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? यूनिट सेल, ठीक है। सेल मतलब, ठीक है, जैसे लाइफ की सेल होती है, ठीक है, वैसे ही सेल छोटी, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इज, ठीक है, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैटिस और क्रिस्टल। मतलब यूनिट सेल क्रिस्टल में भी डिफाइन हो सकती है और लैटिस में भी डिफाइन हो सकती है। सो इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल और लैटिस विच ऑन कॉन्टिन्यूअस रिपीटेशन can generate entire lattice और क्रिस्टल। यानी कि क्या है, अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो ये पूरा लैटिस या पूरा क्रिस्टल जनरेट कर सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेल लैटिस की भी हो सकती है और यूनिट सेल क्रिस्टल की भी हो सकती है, ठीक है। इसको ऐसा समझेंगे आप, जैसे ये पूरा ये क्रिस्टल था, इसमें क्या है, जो यूनिट सेल है वो एक छोटा सा पार्ट है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके रिपीटेशन से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, पूरा क्रिस्टल या पूरा लैटिस जनरेट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट यूनिट सेल। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लिया आपके पास एक वॉल है, वॉल, ठीक है, वॉल किससे बनाई जाती है? वॉल बनाई जाती है ब्रिक से, ठीक है। तो अगर क्या है, अगर वॉल एक क्रिस्टल है तो उसमें जो ब्रिक है वो एक यूनिट सेल है, ठीक है। तो ब्रिक सारी क्या होती हैं? सेम साइज की होती हैं, सबका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। वैसे ही क्या है, इसी क्रिस्टल में जो यूनिट सेल है वो सब सेम साइज की होती हैं और सबका कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सारी यूनिट सेल्स की सेम होती है, ठीक है। तो यूनिट सेल वो छोटी से छोटी यूनिट है जिसके रिपीटेशन से हम क्या बना सकते हैं? पूरा लैटिस बना सकते हैं या पूरा क्रिस्टल बना सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यूनिट सेल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें? एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव, ओके। तो प्रिमिटिव का डेफिनेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज वन विच हैज वन effective lattice point per यूनिट सेल। तो उस यूनिट सेल में
एक इफेक्टिव लैटिस पॉइंट होना चाहिए, एटम नहीं, लैटिस पॉइंट होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है भाई, लैटिस पॉइंट एक होना चाहिए। ऐसा यूनिट सेल जिसमें वन इफेक्टिव लैटिस पॉइंट होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। तो अब हम नॉन प्रिमिटिव किसको कहेंगे? विच हैज मोर देन वन इफेक्टिव लैटिस पॉइंट। ऐसा यूनिट सेल जिसके पास क्या होता है? मोर देन वन इफेक्टिव लैटिस पॉइंट होता है। मोर देन वन, एक से ज्यादा। अब ये इफेक्टिव की बात कैसे आ रही है? जैसे आप इस यूनिट सेल को देखिए, लुक एट दिस यूनिट सेल। इसमें आपको ये जो ग्रीन कलर के लैटिस पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये लैटिस पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, एटम्स के रेस्पेक्ट में बात नहीं हो रही। एटम्स की बात मैं अभी करूंगा। तो लैटिस पॉइंट की बात हो रही है, ये लैटिस पॉइंट्स हैं, दीज आर लैटिस पॉइंट्स। ओके, तो ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं, इफेक्टिवली हर एक लैटिस पॉइंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? वन नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, अगर हम किसी क्यूब के कॉर्नर पर, मैं इसको जूम करूंगा, अगर मान लिया जूम कर देता हूं, उसको बड़ा बना देता हूं, ठीक है, अगर उसको किसी स्फीयर को, जैसे कोई फुटबॉल है, स्फीयर है, उसको किसी क्यूब के कॉर्नर पर रखते हैं, रूम के कॉर्नर पर रखते हैं, तो क्या पूरी की पूरी फुटबॉल उस रूम के अंदर आएगी? आंसर इज नो। ठीक है, कैसे भाई? जैसे मान लिया आई टेक अ क्यूब, मैंने थोड़ा सा बड़ा क्यूब बनाया, ओके, ये क्यूब है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पुटिंग अ स्फीयर, सॉरी, आई एम पुटिंग अ स्फीयर like that. तो स्फीयर मैंने पुट किया किसी रूम के कॉर्नर पर, लेट से, तो क्या होगा भाई? ये इसका सेंटर है। तो आप देख सकते हैं इस स्फीयर का जो आधा पार्ट है, इस स्फीयर का जो आधा पार्ट है, नीचे वाला आधा पोर्शन, ठीक है, वही क्या है? जस्ट अ मिनट। तो इस स्फीयर का जो आधा पार्ट है, उसका कितना पोर्शन इस क्यूब में लाई कर रहा है? तो आप देख सकते हैं क्या, जो पीछे वाला जो फेस है, ये साइड वाला फेस है, ये फ्रंट वाला फेस है, ऐसे करके। तो ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, और जो फ्रंट फेस है, वो कितने एंगल पर मीट कर रहे हैं? तो दो वॉल्स हैं ऐसे करके, फेसेस, वो कितने एंगल पर मीट कर रहे हैं? 90 डिग्री पर। तो ये जो नीचे वाला आधा स्फीयर है, जिसको बोलेंगे हेमिस्फीयर, ठीक है, उसका कितना पोर्शन आ रहा है? उसका कितना पोर्शन क्यूब के अंदर आ रहा है? तो आधा जो ऊपर वाला, आधा जो स्फीयर है, बॉल है, ठीक है, ऊपर वाला, वो तो इस क्यूब के बाहर है, तो उसका कोई कंसर्न ही नहीं है इस क्यूब से, ठीक है। तो आधे का कितना पार्ट है? जो आधा स्फीयर है, हाफ स्फीयर है नीचे वाला, उसका कितना पोर्शन इस क्यूब के अंदर है? तो कितने एंगल पर मीट कर रहे हैं वो वॉल्स? 90 पर। और आधा कितने पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? 360 पर। तो कितना हुआ भाई इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन? 1/8। तो अगर आप किसी स्फीयर को किसी क्यूब के कॉर्नर पर पुट करते हैं, तो ये जो आधा है, ये वाला आधा, वो तो इसमें है ही नहीं, ये आधा तो है ही नहीं, तो नीचे वाला आधा बचा, उसका कितना पार्ट? उसका 1/4 पार्ट इसके अंदर आएगा। तो इफेक्टिवली कितना आएगा? तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना होगा किसी कॉर्नर पर रखे हुए स्फीयर का? ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन इफेक्टिव होगा 1/8। क्लियर है? तो
तो अगर आपको स्फीयर, तो हम लैटिस पॉइंट को क्या मानते हैं, स्फीयर मानते हैं, मतलब उसको जूम करके देखेंगे तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा इस वाले का भाई 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा एक, और ऐसे कितने हैं काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यूब के कॉर्नर है 8, तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना आया 1। तो कितने इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स आए इसके पास 1। तो ये प्रिमिटिव सेल है या नॉन प्रिमिटिव, इट इज अ प्रिमिटिव सेल, इट इज अ प्रिमिटिव सेल। ओके इधर आते हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा भाई यहां पर भी सेम वे 1/8 इंटू 8 कॉर्नर का प्लस एक जो है वो कहां रखा है, इस पोजीशन को क्या कॉल करते हैं, वी कॉल इट बॉडी सेंटर पोजीशन। ये जो क्यूब है उसकी बॉडी सेंटर पोजीशन है, वो कहां पर मिलेगी आपको, किसी क्यूब में जो उसका बॉडी डायगोनल है ना, बॉडी डायगोनल ये ऐसे और ऐसे, जहां ये कट करेंगे दोनों बॉडी डायगोनल क्या होते हैं भाई, जो दो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनको मिलाएंगे, बॉडी सेंटर से पास होने वाला डायगोनल, तो जहां वो डायगोनल्स कट करेंगे वो बॉडी सेंटर पोजीशन है। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, क्या ये लैटिस पॉइंट पूरी तरह इसके अंदर है या बाहर से भी इसको शेयरिंग है इसकी, तो ये पूरी तरह इसके अंदर है, तो इफेक्टिवली कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1। तो बॉडी सेंटर पर रखा हुआ लैटिस पॉइंट कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1, पूरा कंट्रीब्यूट करेगा फुल। तो कितना इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन आया कुल मिलाकर 2। तो क्या ये प्रिमिटिव सेल है या नॉन प्रिमिटिव सेल है, इट इज नॉन प्रिमिटिव सेल, एनपी है ये, ठीक है। तो primitive unit cell is one which has one effective lattice point per unit cell, and non-primitive is one which is having more than one effective lattice point, चाहे वो कितने भी हो 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो नॉन प्रिमिटिव सेल होती है। नाउ वन मोर थिंग, यहां पर जो प्रिमिटिव सेल है उसमें जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कॉर्नर से आ रहा है, और कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है किसी क्यूब में 1/8। ओके, अगर ये इफेक्टिव लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर ना होकर किसी अदर पोजीशन पर होता, अदर पोजीशन पर कैसे होता, ठीक है, जैसे मान लिया फिर से मैं क्या बनाता हूं, आई टेक अ क्यूब, ये क्यूब है, ओके, इसमें जो लैटिस पॉइंट है इट इज बिलोंगिंग एट दिस पॉइंट एट बॉडी सेंटर पोजीशन, बाकी कहीं कोई लैटिस पॉइंट नहीं है, बॉडी सेंटर पोजीशन पर ये एक लैटिस पॉइंट है। तो बताइए भाई क्या होगा, ये प्रिमिटिव सेल होगी या नॉन प्रिमिटिव सेल होगी, या इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये इनवैलिड सेल है, इट इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल है भाई ये। तो लैटिस पॉइंट एक आना चाहिए, बिलोंग कहीं भी करता उससे मतलब नहीं है। तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 आएगा ऐसे करके, ठीक है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता था 1/8। आई होप दिस इज क्लियर। तो लैटिस पॉइंट चाहे कहीं भी बिलोंग करे, अगर एक है 1 है तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, अगर एक से ज्यादा है तो वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एटम्स नहीं, ओके, ओनली क्या लैटिस पॉइंट, ठीक है। अब एटम्स की बात करते हैं, एटम्स कितने होंगे भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो इसका कोई आंसर नहीं है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल गो बैक, अब जरा बताइए इसमें अगर मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ करता हूं, वो 3D यूनिट सेल थी और ये 2D यूनिट सेल बनेगी, इसमें मैं 2D यूनिट सेल बना रहा हूं, मैं एक ऐसी यूनिट सेल बना रहा हूं ऐसी, तो ये यूनिट सेल प्रिमिटिव होगी नॉन प्रिमिटिव, इसको रिपीट कर देते हैं, यूनिट सेल है, इससे पता लगेगा आपको यूनिट सेल क्या होता है, जिसके रिपीटेशन से पूरा लैटिस जनरेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि लैटिस पर बना रहा हूं यूनिट सेल। तो ये प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव, इट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव है प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्योंकि इसका इफेक्टिव लैटिस पॉइंट कितना आएगा 1/4 इंटू 4 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि एंगल्स अलग है, ओके। तो वो खैर मैं बात बाद में करूंगा, फिलहाल आप मुझे बताएंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने आएंगे भाई, चेक करेंगे। यहां पर क्या है,
हर एक लैटिस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, हर एक लैटिस पॉइंट पर हम कितने एटम्स अटैच कर रहे हैं, हर लैटिस पॉइंट पर हम कितने एटम रख रहे हैं, 3। तो नंबर ऑफ एटम्स इन परमिटिव सेल कितने हो गए, 3। क्लियर है, लैटिस पॉइंट 1, एटम्स 3। तो जितने एटम्स हम किसी पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट पर रख रहे हैं, जितने एटम्स की बेसिस हम रख रहे हैं, उतने एटम्स किसी भी क्रिस्टल उतने ही एटम्स किसी भी क्रिस्टल की यूनिट सेल में होंगे। ओके, चलते हैं आगे। ये हो गया था, हाँ, इस पर आइए, इसके बारे में बताइए। इसकी प्रिमिटिव यूनिट सेल ये हो गई, और इस पर हम कितने एटम्स अटैच कर रहे हैं, 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट, 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस कितने हो गए, 2, डायटोमिक बेसिस। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द बेसिस। ये बात ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट को, जितने भी एटम्स प्रिमिटिव यूनिट सेल में होते हैं उतने ही एटम्स, ठीक है, बेसिस में भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्या कहा है, किसी क्रिस्टल की कहा है क्रिस्टल इज हैविंग डायटोमिक बेसिस, ठीक है, तो क्या है, अगर क्रिस्टल की बेसिस डायटोमिक है तो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने हो गए, 2 हो गए। ओके, तो समराइज करता हूं मैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल 2 तरह की होती है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हम किसको कहते हैं, जिसमें इफेक्टिव लैटिस पॉइंट 1 होता है, एंड नॉन प्रिमिटिव जिसमें इफेक्टिव लैटिस पॉइंट मोर देन 1 होता है, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं किसी प्रिमिटिव यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम्स उतने ही होंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम्स बेसिस में होते हैं। ओके, अब बेसिस जो है वो डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, मोनोएटोमिक कुछ भी हो सकती है। तो नंबर ऑफ एटम्स से हम डेफिनेशन नहीं देते प्रिमिटिव यूनिट सेल का। स्टूडेंट्स में यूजुअली ये कंफ्यूजन रहती है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक, ठीक है, एटम होता है, ये बात गलत है। नेक्स्ट, ये हम कर चुके हैं जी। अब ये क्वेश्चन है, जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2018 में, अब पूछा है भाई इनमें से प्रिमिटिव यूनिट सेल बताइए, 2 डायमेंशनल में स्क्वायर लैटिस दिया हुआ है, अब इसमें से पूछा है प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी है। ओके, अब आप 1 को देखेंगे तो इफेक्टिव लैटिस पॉइंट कितना आएगा, जैसे ऐसा समझिए 2D है ना, तो 2D में क्या होगा, 2D में अगर हम लेते हैं, इफ वी टेक 2D शेप, ओके, 2D में हमने कोई स्क्वायर लिया, लेट्स से दिस इज अ, लेट्स से स्क्वायर, ओके, और इसकी स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर क्या रख दिया मैंने, एक ऐसे डिस्क रख दिए, डिस्क। तो 2D में हमने क्या कहा था, ठीक है, लैटिस पॉइंट या एटम 2D में क्या होगा, 2D में लैटिस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट इन 2D क्या होगा, एक डिस्क शेप का होगा। लैटिस पॉइंट इन 3D क्या होगा, लैटिस पॉइंट इन 3D will be a sphere. Lattice point in 1D will be a line. तो आप देख सकते हैं कितना कंट्रीब्यूशन है भाई इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, यहां पर देखिए, इट इज कंट्रीब्यूटिंग हाउ मच, इट इज कंट्रीब्यूटिंग 1/4, क्योंकि ये कितने एंगल पर मीट कर रहे हैं, ये वाले, ये कितने एंगल पर मीट कर रहे हैं भाई, ये दे आर मीटिंग एट 90 डिग्री एंगल। तो क्या करना होगा आपको, 90 डिवाइडेड बाय टोटल कितने पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो टोटल डिस्क है वो कितने एंगल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 360। तो कितना कंट्रीब्यूशन आया हर एक से, हर एक डिस्क कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक लैटिस पॉइंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/4। पीछे मैंने क्या किया था 3D में, ध्यान दीजिए, इन 3D आई टुक आई स्फीयर, मैंने एक स्फीयर लिया था, पहले उसको आधा काटा था, पहले मैंने उसको आधा काटा था, क्यों, क्योंकि जो स्फीयर होता है उसमें थिकनेस भी तो होती है, मोटाई भी होती है उसकी, ठीक है, तो इसलिए पहले मैंने आधा करके फिर एंगल्स को काउंट किया था, आधा किया फिर 90/360 करा था। ओके,
जबकि 2D में आधा करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई थिकनेस नहीं है, मोटाई नहीं है। ओके, तो 2D में एज इट इज एंगल्स के हिसाब से डिवाइड करना है। तो कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/4। ऐसे हैं कितने, तो कितने इफेक्टिव लैटिस पॉइंट आए, 1 आया। किसमें, इस वाले में, इसमें 1 है, मतलब जो 1 नंबर है उसमें 1 है, तो ये है, यस। 2 नंबर में एंगल्स अलग हो गए हैं, अभी एंगल्स आर डिफरेंट, 2 एंगल्स बराबर हैं आमने सामने के, ठीक है, चारों एंगल सेम नहीं है। तो क्या हम 1/4 इंटू 4 लिख सकते हैं इसके बारे में, इसमें 1/4 इंटू 4 नहीं लिख सकते आप, यू कैन नॉट राइट, ठीक है। बट इतना पक्का है, इन सबका मिलाकर कितना होगा, चारों का मिलाकर, तो चारों एंगल्स का सम कितना होगा, ठीक है। ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हो, उनका टोटल सम कितना होगा सारे एंगल्स का, चारों एंगल्स का, 360, ठीक है। इसलिए इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा, भले ही 1/4 इंटू 4 ना हो रहा हो। तो ये होगी या नहीं, आंसर इज यस। 3 नंबर बीच में आ रहा है, फुल कंट्रीब्यूशन है, होगी। 4 नंबर देखो पूरी तरह अंदर दिख रहा है या नहीं, जो डॉट है लैटिस पॉइंट का वो पूरी तरह इसके अंदर दिख रहा है, कहीं से कोई शेयरिंग नहीं है। तो मैंने कहा था लैटिस पॉइंट कहीं भी बिलोंग करे उससे मतलब नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर होना चाहिए, उसका इफेक्टिव लैटिस पॉइंट का नंबर 1 होना चाहिए। तो ये भी है। व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसमें कितने लैटिस पॉइंट्स हैं, काउंट कर लेते हैं। इसमें देखिए कितने लैटिस पॉइंट्स हैं। कॉर्नर्स का 1, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना आया, 1/4 इंटू 4 कॉर्नर से आया, क्योंकि सारे एंगल्स 90 है, प्लस इसका कितना आएगा भाई, ये जो है साइड सेंटर पर रखा है लैटिस पॉइंट, इसका कंट्रीब्यूशन आएगा आधा, हाफ इंटू 2, तो कितने लैटिस पॉइंट हो गए, 2। तो क्या ये प्रिमिटिव है, आंसर इज नो, इट इज एनपी, इट इज नॉन प्रिमिटिव। तो कौन कौन से प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बट 5 नहीं है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी, 1 2 3 4 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं। तो बात समझ में आई, इफेक्टिव लैटिस पॉइंट 1 होना चाहिए, चाहे बिलोंग कहीं भी करता हो। 2D होगा तो कंट्रीब्यूशन थिकनेस के अलोंग नहीं लेना आपको क्या करना है, आपको सिंपली एंगल्स के हिसाब से डिवाइड कर देना है। क्लियर होगी बात। अगर ये एंगल 120 होता, ये एंगल 90 की जगह 120 होता, तो 120/360 करके हम इसका कंट्रीब्यूशन ले रहे होते, तब कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/3 इंस्टेड ऑफ 1/4। क्लियर है। तो इस तरह आप कर सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और कितने टाइप्स के ब्रेवे लैटिसेस होते हैं, ठीक है। ब्रेवे लैटिसेस कितने टाइप के होते हैं और कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं 2 डायमेंशंस में, ठीक है। तो अब ये जो नया टर्म यूज हो रहा है यहां पे, ब्रेवे लैटिसेस, ठीक है। ब्रेवे लैटिसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ठीक है। ब्रेवे लैटिसेस या इसका दूसरा नाम स्पेस लैटिस भी है, ठीक है। तो कितने टाइप के ब्रेवे लैटिसेस होते हैं और कितने टाइप के स्पेस लैटिसेस होते हैं। तो लैटिस की डेफिनेशन मैंने बताई, इट इज सेट ऑफ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्पेस। अब ब्रेवे लैटिस किसको कहते हैं, हर एक लैटिस ब्रेवे लैटिस नहीं होता, ठीक है। तो ब्रेवे लैटिस इज द लैटिस इन विच ईच लैटिस पॉइंट हैज, ठीक है, identical surrounding, each lattice point has identical surrounding, ठीक है, and following certain, ठीक है, सिमेट्री ऑपरेशंस, ओके। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक लैटिस पॉइंट की जो सराउंडिंग है, जो आसपास का जो एरिया है या वॉल्यूम है, वो क्या होना चाहिए, इट शुड लुक सेम फॉर ऑल द लैटिस पॉइंट्स, इट शुड बी सेम फॉर ऑल द लैटिस पॉइंट्स, ठीक है भाई। तो हर एक लैटिस पॉइंट ब्रेवे लैटिस नहीं होता, ब्रेवे लैटिस में हर एक लैटिस पॉइंट की सराउंडिंग आइडेंटिकल होने के साथ साथ उसको सिमेट्री ऑपरेशंस
फॉलो करनी चाहिए। सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई। तो हमारे पास 2D में क्रिस्टल सिस्टम का नाम है स्क्वायर क्रिस्टल सिस्टम। पहला क्रिस्टल सिस्टम है स्क्वायर, उसका एक ही लैटिस होता है और उसका नाम क्या है, स्क्वायर लैटिस। अब ये स्क्वायर लैटिस देखने में कैसा लगेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर लैटिस जरा बनाते हैं। तो मान लिया ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है भाई, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में मान लिया ये ए है वेक्टर और ये बी वेक्टर है और ये ओरिजिन है, ओके। तो जो लैटिस पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स, भाई स्क्वायर लैटिस है, लैटिस बना रहा हूं ना मैं, तो लैटिस पॉइंट्स कहां दिखेंगे भाई स्क्वायर लैटिस में, लैटिस पॉइंट विल बिलोंग एट ईच कॉर्नर। तो ये स्क्वायर लैटिस है। अब स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है भाई, स्क्वायर की कंडीशन बनाने के लिए हमें ये जो एंगल है इसको बोलते हैं गामा, इट शुड बी 90, ओके। तो व्हाट इज द कंडीशन कि ये जो ए है, ए को क्या कहते हैं हम, या बी को हम क्या कहते हैं, ए एंड बी आर नोन एज लैटिस वेक्टर्स। ए बी क्या है, ए एंड बी आर लैटिस वेक्टर्स, लैटिस के वेक्टर्स हैं ये, ओके। और उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, गामा है, ठीक है। तो जो जो लैटिस वेक्टर्स हैं उनकी जो लंबाई है, उनकी जो लेंथ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनके जो मोड्स हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। इनको बोलते हैं हम क्या, लैटिस का कांस्टेंट। लैटिस वेक्टर की जो मोड है यानी कि जो लंबाई है उसको हम लैटिस कांस्टेंट या लैटिस पैरामीटर कहते हैं। तो समझ में आई बात क्या है, लैटिस का पैरामीटर या लैटिस का कांस्टेंट, ठीक है, वो है लैटिस वेक्टर का मोड और ये कांस्टेंट है लैटिस के लिए, क्लियर है। तो क्या कंडीशन निकल के आती है, ए इक्वल्स टू बी और गामा कितना है 90 डिग्री, ठीक है। उनके बीच का एंगल 90 हो और दोनों की लंबाई बराबर हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, दिस इज अ स्क्वायर लैटिस। अब स्क्वायर लैटिस प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है, इट इज अ प्रिमिटिव लैटिस। स्क्वायर लैटिस इज अ प्रिमिटिव लैटिस, ओके। आप देख सकते हैं इफेक्टिव लैटिस पॉइंट कितना आएगा इसके ऊपर, 1। आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर लैटिस। रेक्टेंगुलर क्रिस्टल सिस्टम, ये क्रिस्टल सिस्टम है, रेक्टेंगुलर क्रिस्टल सिस्टम के दो लैटिसेस हैं, एक है रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव और एक है रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। अब भाई देखते हैं ये कैसे दिखेंगे। रेक्टेंगल कैसा होता है भाई, आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले। रेक्टेंगल बनाएंगे तो क्या होगा, हमें एक छोटा एक बड़ा लेना पड़ेगा। ये मैंने रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लिए। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ए और बी का जो लेंथ होगा वो सेम नहीं होगा, इनके बीच का जो एंगल है वो तो गामा होगा 90 होगा, बट इनकी जो लंबाई है वो सेम नहीं होगी। रेक्टेंगल के बारे में आप जानते होंगे, गामा इज 90। अब रेक्टेंगुलर एक है प्रिमिटिव और एक है सेंटर्ड, तो प्रिमिटिव में लैटिस पॉइंट्स कहां बिलोंग करेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव है ना ये, तो इफेक्टिव लैटिस पॉइंट कितना आएगा 1। और रेक्टेंगुलर सेंटर्ड में कहां कहां बिलोंग करेंगे भाई, कॉर्नर एंड एक कहां बिलोंग करेगा, सेंटर। इसको बोलेंगे हम क्या, रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव या प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। कितने इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स आएंगे इसमें, अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें आएंगे 1/4 इंटू 4 कॉर्नर से प्लस सेंटर से कितना आएगा 1, तो 2 लैटिस पॉइंट आएंगे। इसमें कितने आएंगे 1/4 इंटू 4, ये कितना आएगा 1 आएगा। तो ये प्रिमिटिव है, ये नॉन प्रिमिटिव है। ये हो गए हमारे क्या, रेक्टेंगल के सेंटर्ड एंड प्रिमिटिव। तो कंडीशन क्या है दोनों की कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, लंबाई बराबर नहीं है बट उनके बीच का एंगल कितना है 90 है।
भले ही ये दोनों अलग अलग हो बट कंडीशन इज सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेक्सागोनल लैटिस। ओके, हेक्सागोनल लैटिस। अब हेक्सागोनल में एक ही लैटिस है तो वो प्रिमिटिव होगा या नॉन प्रिमिटिव? जब एक ही लैटिस होता है किसी क्रिस्टल सिस्टम का एक ही लैटिस होता है तो बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव होता है। ठीक है, अब जो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है, ओके, उसका लैटिस कैसा होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, अब जो हेक्सागन है, ठीक है, तो आप जानते होंगे क्या, हेक्सागन कुछ इस तरह का होता है। ये हेक्सागन है, दिस इज हेक्सागन। ठीक है, अब मैं क्या करवाता हूं इसमें, हेक्सागन में हर वर्टेक्स पर एक लैटिस पॉइंट पुट कर देता हूं इस हेक्सागन में। और एक सेंटर पर बिलोंग करा देता हूं। ओके, अब यहां पर क्या है, जो लैटिस वेक्टर्स है वो कहां से कहां ड्रॉ होंगे? 2D हेक्सागन है, एक ए ऐसे गया और बी ऐसे गया, तो क्या होगा, सेंटर से वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, दोनों के लिए बराबर होगी। तो क्या होगा कंडीशन, ए इक्वल टू बी मोड में, बट उनके बीच का जो एंगल होगा ये वाला, वो कितना होगा, इट वुड बी 120 डिग्री। तो गामा विल बी 120 डिग्री। ओके, अब अगर इस पे आप नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स काउंट करेंगे इस पूरे हेक्सागन पर, बड़े हेक्सागन पर, तो कितने आएंगे, तो कितने आएंगे, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, अगर ये 120 डिग्री है तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा कॉर्नर वाला? ठीक है, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन होगा 120 बाय 360 डिग्री, तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 1/3। तो इस पूरे हेक्सागन में कितने आए टोटल मिलाकर, 1/3 इंटू 6 हैं वर्टेक्स पर, प्लस एक है सेंटर पर, एक है सेंटर पर, तो कितना होगा 1 इंटू 1, कितने आए टोटल मिलाकर 3। तो लैटिस पॉइंट 3 आ रहे हैं इस पूरे हेक्सागन पे। तो क्या ये पूरा हेक्सागन एक प्रिमिटिव यूनिट सेल क्रिएट करेगा? आंसर इज नो। हमें कितना पार्ट लेना पड़ेगा इसका, जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं वो उतना पार्ट लीजिएगा, इतना पार्ट। कितने पार्ट में बांटना पड़ेगा इस पूरे हेक्सागन को, 3 इक्वल पार्ट में ऐसे। तो ये अपने आप में प्रिमिटिव है, ये अपने आप में प्रिमिटिव है, और ये अपने आप में प्रिमिटिव है। तो जब भी आपको हेक्सागन की प्रिमिटिव यूनिट सेल ड्रॉन मिलेगी तो आपको पूरा हेक्सागन नहीं दिखाया जाएगा, आपको कितना पार्ट दिखाया जाएगा, सिर्फ इतना पार्ट। और कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इसको हेक्सागन क्यों बता रहे हो आप? तो जब भी कहीं आपको ड्रॉन मिलेगा तो वो 1/3 पार्ट ही दिखेगा। क्यों क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि प्रिमिटिव पार्ट जो है वो इसका 1/3 है, पूरा हेक्सागन प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं बना पाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वहां पर लिख देते हैं कंडीशंस हम अपनी टेबल में, याद रखना है, टेबल को याद करना है। तो ए इक्वल टू बी बराबर है दोनों, बट गामा उनके बीच का एंगल कितना है, इट इज 120 डिग्री। ओब्लिक क्रिस्टल सिस्टम, उसका एक ही लैटिस है, वो भी प्रिमिटिव है। अब ओब्लिक क्या है? ओब्लिक बहुत आसान है, ओब्लिक कुछ भी बना दो आप, ए नॉट इक्वल टू बी कर दो, यहां पर इक्वल था, ए नॉट इक्वल टू बी कर दो, और गामा को अदर देन 90 ले लो, कुछ भी अदर देन 90 कुछ भी ले लो, 60 30 कुछ भी, ए नॉट इक्वल टू बी के साथ कुछ भी ले लो, चाहे 120 ले लो, 120 ले लो, बट ए नॉट इक्वल टू बी करोगे तो वो हेक्सागोनल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ओब्लिक बनेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। जिन क्रिस्टल सिस्टम में सिर्फ एक ही लैटिस है तो वो बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव होगा। ठीक है, ये तो 2D की बात थी। अब चलते हैं 3D पर। 3D में क्रिस्टल सिस्टम्स एंड लैटिसेस, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वैसे तो, अच्छा हाँ एक चीज, जो 2D है तो उसमें कुल मिलाकर कितने क्रिस्टल सिस्टम्स कितने हैं, 4, और लैटिसेस कितने हैं, 5। 2D में कितने क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स 4 हैं, और लैटिसेस कितने हैं, 5 हैं।
प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब आते हैं 3D में। ठीक है, 3D में भी वैसे ही करना है हमें, बस शेप क्या हो जाएगी 3D। तो इसमें जो आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, उसके 3 लैटिसेस होते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है क्यूब, तो एक 3 डायमेंशनल लैटिस है ये। ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, तो शेप बना लेते हैं पहले। तो ये एक क्यूब है, तो मैंने 3 क्यूब बनाए। ओके, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो कितने लैटिसेस, कितने लैटिस वेक्टर्स रिक्वायर्ड है यहां, 3, ए बी सी। ए एंड बी के बीच का जो एंगल है दैट इज गामा, बी एंड सी के बीच का जो एंगल है दैट इज अल्फा, एंड सी एंड ए के बीच का जो एंगल है दैट इज बीटा। तो कितने एंगल और कितने वेक्टर्स, 3 एंगल 3 वेक्टर्स। अब क्यूब है तो भाई क्या होगा, सिंपल है, तीनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, तीनों में ही वैलिड है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और तीनों एंगल्स को कितना होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा बराबर होने चाहिए। और किसके बराबर होने चाहिए, 90 के। ठीक है, अब इनमें 3 लैटिसेस है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस एक प्रिमिटिव लैटिस है, सिंपल क्यूबिक लैटिस एक प्रिमिटिव लैटिस है। मैंने कहा सिंपल मतलब प्रिमिटिव, तो इसका मतलब लैटिस पॉइंट्स कहां बिलोंग करेंगे अगर ये सिंपल क्यूबिक है तो, लैटिस पॉइंट्स, एटम्स नहीं, लैटिस पॉइंट्स हर एक कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट होगा। ओके, हर एक कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट होगा। तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा इसमें, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 इंटू 8, 1। तो ये प्रिमिटिव हुआ, नॉन प्रिमिटिव, इट इज प्रिमिटिव। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस जैसा कि नाम बता रहा है उसका, कहां कहां लैटिस पॉइंट बिलोंग करेंगे, लैटिस पॉइंट्स विल बिलोंग एट द कॉर्नर्स एंड एज वेल एज बॉडी सेंटर पोजीशन। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी सेंटर का कितने हो गए 2। इट इज प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, इट इज एनपी, इट इज नॉन प्रिमिटिव। तो बॉडी सेंटर के पास कितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं, ये याद रखना है भाई। बीसीसी के पास कितने लैटिस पॉइंट्स, 2। सिंपल क्यूबिक के पास कितने लैटिस पॉइंट्स, सिंपल क्यूबिक के पास कितने लैटिस पॉइंट, 1। प्रिमिटिव है ये। एफसीसी में देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो पहले कॉर्नर पर लगाओ लैटिस पॉइंट्स, और कितने फेसेस होते हैं ये भी सोच लो साथ साथ में, कितने फेसेस होते हैं भाई इसके। ठीक है, तो 8 कॉर्नर होते हैं, फेसेस कितने होते हैं 6। तो कितनी फेस सेंटर पोजीशन बनी, फेस का सेंटर कहां मिलेगा भाई, फेस का सेंटर। आप एक काम करो, आप ना इसके फेस के डायगोनल्स बनाओ ऐसे करके, ये ऐसे, जहां वो कट करेंगे वही कौन सी पोजीशन है, फेस सेंटर पोजीशन। तो ये हो गया फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, 4 हो गए। एक हो गया बैक और एक हो गया फ्रंट। कितनी फेस सेंटर पोजीशन है 6। बॉडी सेंटर पोजीशन कितनी होती है, ऊपर वाले में जाऊं अगर मैं सिंपली, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बॉडी सेंटर पोजीशन कहां पड़ेगी, बॉडी सेंटर पोजीशन कहां मिलेगी हमें, बॉडी डायगोनल के अलोंग, ऐसे बॉडी डायगोनल। मतलब ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर्स को आप क्या करें, ऐसे मिला दें। ठीक है, दूसरे अपोजिट को मिला दें, जहां वो कट करेंगे वही बॉडी सेंटर पोजीशन है। फेस सेंटर कहां मिलेगी, फेस पे जो अपोजिटली डायगोनली लैटिस पॉइंट्स है उनको मिला दीजिए। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा भाई फेस का, बॉडी में तो पूरा रहता है, फेस में आधा। ठीक है, कैसे,
जैसे मान लिया मैं कोई क्यूब दे दूं आपको, इफ आई गिव यू अ क्यूब, ये क्यूब है, इसमें मैं क्या पुट कर देता हूं, इसके फेस के सेंटर पर मैं पुट कर देता हूं एक स्फीयर। लैटिस पॉइंट कैसे बिहेव करता है 3D में, एज अ स्फीयर, एज अ स्फीयर। ऊपर वाले पर रखना बेहतर होगा। ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया, इसका सेंटर यहां रखा, तो कितना कंट्रीब्यूशन देगा इस फेस का, इट विल गिव हाफ, आधा ही तो इसके अंदर आएगा ना। तो कितने हो जाएंगे, पीछे चलो, 1/2 इंटू कितने 6 फेस सेंटर प्लस 1/8 इंटू 8 कितने हो गए कॉर्नर, कितना आया मिलाकर नंबर 4। तो एफसीसी, इसका शॉर्ट नेम क्या हुआ, एफसीसी। एफसीसी में कितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं, 4। नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। बीसीसी एफसीसी दोनों ही नॉन प्रिमिटिव लैटिसेस हैं। बीसीसी में लैटिस पॉइंट नंबर 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, वो प्रिमिटिव क्यूबिक होता है। ठीक है, तो उसका दूसरा नाम क्या हो गया, प्रिमिटिव क्यूबिक। ठीक, ऐसे ही इसी तरह अब हम अगला क्रिस्टल सिस्टम अगर लेते हैं, अब मैं इसको क्विकली करूंगा। ठीक है, टेट्रागोनल, कंडीशन याद रखनी है भाई, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है, उसके 2 लैटिसेस होते हैं, सिंपल टेट्रागोनल एंड बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। तो कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यानी कि इसमें तीसरी डायमेंशन जो है उसको हम अलग कर दे रहे हैं। ओके, अल्फा बीटा गामा स्टिल 90 है। तो दिखने में कैसा होगा ये, इसकी एक डायमेंशन को आप एलोंगेट कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, सी को खींच दीजिए सी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये दिखने में बीसीसी ऐसा है, मतलब बीसीटी होगा इसका, क्योंकि टेट्रागोनल ना, बीसीटी। ओके, तो बीसीटी और बीसीसी में क्या फर्क होगा, बड़ा थोड़ा सा फर्क होगा। आप सिंपली क्या करेंगे, उसको लंबा कर देंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ सी डायरेक्शन में। ठीक है, तो बट इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने आएंगे, बीसीटी में 2 ही आएंगे। सिंपल टेट्रागोनल में कितने आएंगे, सिंपल टेट्रागोनल में 1 ही आएगा। ओके, बट उसकी डायमेंशन एलोंगेटेड होगी। तो कंडीशंस याद रखनी है, किसी क्रिस्टल सिस्टम में कितने लैटिसेस होते हैं, यह भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। उसके कितने लैटिसेस होते हैं, 4। ओके, कौन कौन से, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक एंड बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। ओके, तो ये जो ऑर्थोरोम्बिक है इसके 4 हैं। तो सिंपल हम पढ़ चुके हैं, पहले मैं कंडीशन बता देता हूं क्या है, ए का मोड बी का मोड इक्वल नहीं होते, और ये किसके इक्वल नहीं होता, सी के मोड के। तो यानी कि तीनों डायमेंशन अलग अलग, बट अल्फा बीटा गामा क्या है, 90 है चारों के लिए। ओके, अब देख रहे हो इसमें सिंपल वैसा ही होगा, कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट होंगे, एक इफेक्टिव लैटिस पॉइंट आएगा। बीसीओ बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, लैटिस पॉइंट कहां बिलोंग करेंगे, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पोजीशन, तो इफेक्टिव लैटिस पॉइंट 2 आएंगे। फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, कॉर्नर पर आएंगे एंड फेस सेंटर्स पर आएंगे, तो इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स 4 आएंगे। अब एक नया मिल रहा है हमें, इसका नाम है बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। अब ये कैसा होगा भाई, तो उसके लिए हम एक क्यूब लेंगे, फिर से क्यूब नहीं, थोड़ा सा क्यूब से अलग, मतलब हमें क्या करना है, तीनों डायमेंशंस को अलग अलग करना है। आप मान लो कि तीनों डायमेंशंस अलग अलग हैं इसी करके। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये बनाने जा रहे हैं बीसीओ नहीं, बॉडी सेंटर्ड नहीं, बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। तो कॉर्नर पर बिलोंग कराते हैं लैटिस पॉइंट्स, और साथ साथ कहां बिलोंग कराएंगे, साथ साथ बिलोंग कराएंगे आप अपर फेस सेंटर एंड लोअर फेस सेंटर। ओके, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड लैटिस है किसका,
ऑर्थोरोम्बिक का। ठीक है, तो इसमें कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स आएंगे? 1/8 इंटू 8 किससे आए? कॉर्नर से, प्लस कितना कंट्रीब्यूशन आता है फेस का? हाफ, बट दो ही फेस पे है, कितना आया? मतलब यहां से 1 और यहां से 1, कितने हो गए? 2। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हैं? ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हैं? 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स आर 2। तो सिंपल में यानी कि प्रिमिटिव में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4, बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड में 2 होते लैटिस पॉइंट्स। तो ये भी कैसा है? नॉन प्रिमिटिव या प्रिमिटिव? इट इज ऑल्सो नॉन प्रिमिटिव। हेक्सागोनल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? नंबर 4, हेक्सागोनल। हेक्सागन कौन सा वाला है? 3D या 2D? इट इज अ 3D हेक्सागन। मतलब हम क्या करेंगे, इसको 2D जो वर्जन हमने लिया था उसको 3D यानी कि उसकी थिकनेस लेंगे या आप कह सकते हैं हाइट लेंगे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन आप याद रखेंगे, इसकी कंडीशन है A मोड इक्वल्स टू B मोड बट नॉट इक्वल्स टू C मोड। ये बराबर नहीं है ना, C बराबर नहीं है, बट अल्फा क्या है? अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा 90, बट गामा कितना है? 120 डिग्री है। तो प्लीज रिमेंबर इट्स कंडीशन, A मोड B मोड नॉट इक्वल टू C मोड, बट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा 90, गामा इज 120 डिग्री। ठीक है, हेक्सागोनल एक ही लैटिस होता है हेक्सागोनल का, सिंपल हेक्सागोनल लैटिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, उसका एक ही लैटिस होता है, सिंपल। ओके, इसकी कंडीशन क्या है? रोम्बोहेड्रल A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं, बट किसके बराबर नहीं होते? 90। अगर ऐसा हो गया होता है क्यूबिक बन गया होता। ओके, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक की कंडीशन क्या है? मोनोक्लिनिक के दो हैं लैटिसेस। ठीक है, कौन कौन से? सिंपल मोनोक्लिनिक एंड बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। ओके, तो इसमें क्या होता है? A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस अल्फा बीटा? सो इसमें क्या होता है? अल्फा गामा 90 बट नॉट इक्वल टू बीटा। Okay, what about this triclinic? Triclinic is A not equal to B not equal to C, alpha beta gamma are also not equal, are not equal। इसको तो हटा ही दो, 90 का कोई मतलब। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है? ना तो ABC बराबर होते हैं और ना ही अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं। ओके, तो कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स बने? टोटल बने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम कितने बने? 7, 3D में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम्स आर 7 एंड ब्रेविस लैटिसेस आर 14। तो ये याद रखनी है। ठीक है, तो कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं? 7। कितने लैटिसेस होते हैं? 14। ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए 3D। ठीक है, ओके, तो जो इंपॉर्टेंट टाइप के इसमें है, वैसे तो कंडीशन कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, बट जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आती हैं या जो डिटेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर आते हैं वो हमारे 4 ही टाइप के लैटिसेस से आते हैं। कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एंड हेक्सागोनल लैटिस। कौन सा वाला? हेक्सागोनल, ये वाला हेक्सागोनल लैटिस से। ठीक है, तो बेसिकली लैटिस का हम पूरे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम डिटेल में, उनमें हम 4 ही लैटिस का यूज करेंगे, बट कंडीशन सबकी पता होनी चाहिए। ठीक है, होप दिस इज क्लियर।